पूरे यूरोप में देखना पड़ा। तो 1830 का कैसे हुआ? आप लोगों को मालूम होगा कि 1814 में जब नेपोलियन को फर्स्ट डिफीट हुई, तो उस फर्स्ट डिफीट के बाद फर्स्ट ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, वियना में कांग्रेस हो गया ना। इस ट्रीटी में आपको ये भी याद होगा कि फ्रांस पर कोई जुर्माना नहीं लगा, और प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी के तनाजुर में वो जो लुई 16 था, जो कि मारा गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम, उसके भाई लुई 18 को, ब्रदर, उसको फ्रांस का किंग दोबारा लगा दिया गया। ये भी हमने पढ़ा थी, बातें की थी। सही है जी। तो जब ये आया तो इसने आते साथ ही एक रिफॉर्म पैकेज दिया। ये जो रिफॉर्म पैकेज दिया इसने आते साथ ही 1814 में, वो थोड़े अरसे चला, 4-5 महीने। क्योंकि 1815 में नेपोलियन का हुई, और अब जो डिफीट हुई उस पे हुई सेकंड ट्रीटी ऑफ पेरिस 1815। इसमें फ्रांस पे जुर्माना लगाया गया। क्यों लगाया गया? कि नहीं, अब किंग बरकरार रखा गया। ये भाग गया था नेपोलियन के आना, तो ये 3-4 महीने भागा रहा, फिर वापस आया। सही। यानी फिर लुई 18 का ये जो रिफॉर्म पैकेज था, जो कि 1814 में आया था, लेकिन ये फिर एग्जीक्यूट कब हुआ? 18 15 से 1830 तक का फ्रांस ये कैसे चलता रहा? सही। इसको हम देख, अब जरा देखना। इस चार्टर में ये बात थी कि ठीक है, किंग तो आ गया, लेकिन अब ऑल पावरफुल नहीं होगा भाई। ऑल पावरफुल वो तो नहीं होगा किंग। सही। जिसना पहले किंग था, अब तो एक नीचे असेंबली मौजूद है, इलेक्शन होंगे, हुकूमत बनेगी और ऊपर किंग हो। ठीक है। यानी एक आज भी यूके में जो निजाम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है आज भी, कि क्राउन है, शाही खानदान है, लेकिन पावर सारी पार्लियामेंट के पास। ठीक है जी। समझ आ रही बात? यार ये पता नहीं क्या आदमी है यार, अजीबो गरीब किस्म के लोग जो है ना। अच्छा ठीक है।
एक मिनट ठहरिए। चलो ठीक हो। तो जनाब आज भी यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो है, मोनार्की लाई थी। सही, ये एक बुनियादी जो बड़ा इस चार्टर का पॉइंट। सही, अब आ तो ये गया, लेकिन आने के बाद इशू ये डेवलप हुआ कि फ्रांस में सोसाइटी पॉलिटिकली वो डिवाइडेड हमें देखने को मिली। वो लोग जो कि एक्सपेल हो गए हुए थे फ्रांस से, उनका भी रिटर्न हुआ, बड़े बड़े नोबल्स और वो चाहते थे कि उनका शेयर दोबारा से वापस हो। जबकि जो चार्टर दे दिया गया था उसमें तो डेमोक्रेसी थी कि अब जी इलेक्शन होंगे, असेंबली बनेगी, ठीक है। तो इनको काफी गम और गुस्सा था इस बात का। सही, इनका जो लीडर था इस ग्रुप का, ये भाई था काउंट ऑफ आर्टोइस, काउंट ऑफ आर्टोइस, ये भी भाई है। यानी वाइफ ऑफ आर्टोइस, इन दोनों का। वो चाहता था नहीं, ये काम खराब है, जिस तरह हमारी पुरानी प्रो रिफॉर्म्स, कि अब ये जो रिफॉर्म्स आ गई हैं 1814 वाली, इसके मुताबिक चलना है, किंग भी रहे और नीचे पार्लियामेंट भी रहे। यानी ये मॉडरेट्स थे
एतदाल पसंद लोग, सही है। और एक तीसरा ग्रुप था जो कहता था रिपब्लिक, ये किंग शिंग खत्म करो, हमें नहीं चाहिए, हमने इतनी कुर्बानियां किस लिए दी, सही है। सो इनिशियली हम देखते हैं कि शुरू में ही 1815 में एक वाइट टेरर की हमें फिजा नजर आती है, ठीक है, लड़ाई मार कुटाई, सही है। इस लड़ाई मार कुटाई में काउंट ऑफ आर्टविस एंड जो रिपब्लिक चाहते थे, ये ग्रुप ज्यादा इन्होंने रोल प्ले किया। मॉडरेट्स तो आराम से बैठे थे कि नहीं इसी आइन के मुताबिक चले। 1815 में किंग ने करवा दिए इलेक्शन कि यार इलेक्शन कराओ, जो ग्रोह जीतना चाहता है ना वो जीत जाए, आ जाए सामने, इलेक्शन कराओ। अब इलेक्शन किसके लिए करवाओ? इलेक्शन कराओ असेंबली के लिए। असेंबलियां थी जनाब जिसके लिए नाम रखा जाता था, एक का नाम था अपर हाउस, जिसका नाम था चैम्बर ऑफ पीयर्स, सही है। और दूसरा हाउस था जिसको कहते थे लोअर हाउस, जो था चैम्बर्स ऑफ डिप्टी। इलेक्शन के जरिए, सही है। तो इसके लिए इलेक्शन कराओ और इसी में से प्राइम मिनिस्टर बनेगा जी। यानी ये एक एडवाइजरी बॉडी होगी, ये असल में हुकूमती बॉडी, यहाँ से हुकूमत बनेगी, सही है। सो जो मेजोरिटी ले गया 1815 के इलेक्शन में जनाब, वो हुकूमत बना ले, हमें क्या मसला, लड़ो ना। और 1800 के इलेक्शन में ये जो काउंट ऑफ आर्टविस वाला 1815 किया जाता है कि लुइस 18 जो बादशाह था उसने इनको फेवर भी किया ताकि हम दोबारा से इस ग्रुप को असेंबली में ला के ये ऐसा बिल पास करेंगे जिससे जी किंग को पास ज्यादा पावर्स आई, एक्यूज भी किया जाता, सही है जी, क्लियर है। तो जनाब हुकूमत बन गई। अब जब इस ग्रुप की हुकूमत बनी जो कि पहले चाहते थे कि किंग स्ट्रांग हो, तो इन्होंने ऐसे बिल पास की, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट जो है ना पॉलिसी इन्होंने रखी, सेंसरशिप, फिर मुखालफों को जेलों में बंद करना। तो ये बस एक साल ही चल सके, 1 ईयर। एक साल में आवाजें आनी शुरू हुई कि भाई ये तो काबिल कबूल को नहीं। तो जनाब दूसरे इलेक्शन कराए 1816 के इलेक्शन में मॉडरेट्स असेंबली में आ गए, समझ आ रही। ये 4 साल रहे, बड़ी रिफॉर्म्स की इन्होंने, उनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बड़ा एक लीनियंट एटमॉस्फेयर दिया है। फिर 1820 में इलेक्शन हुई, दोबारा से ही वो प्रो किंग यानी काउंट ऑफ आर्टविस वाला ग्रुप वो दोबारा से आ गए, इलेक्शन में जीत के इन्होंने फिर वही काम किया, ये सारी रिफॉर्म इन्होंने रिवर्स कर दी। तो ये सिलसिला यूं चलता जा रहा है।
1824 में लुइस 18 इसकी डेथ हुई, मर गया, अल्लाह को प्यारा हो। अब नेक्स्ट किंग कौन होगा जी? तो नेक्स्ट किंग इसके बाद जो किंगशिप की लाइन थी उसमें नाम था काउंट ऑफ आर्टोइस एलोजी। वो बंदा जो पहले चाहता है कि बादशाह स्ट्रांग हो, उसी का नाम है। किंग के बाद उसका भाई किंग बनेगा जी, बन गया किंग। और ये फिर चार्ल्स 10 के टाइटल से आके रूल शुरू हुआ इसमें। 1824 में शुरू हुआ, 1830 तक जाता है। आंखें बंद करके यकीन कर लें 1830 में इसके साथ बहुत बुरी होगी, क्योंकि ये जितनी सख्तियां फ्रांस की सोसाइटी पे लगाएगा, यानी गवर्नमेंट भी प्रो किंग वाली इसके ग्रुप की, किंग भी ये खुद आ गया। अब तो ये इस काम करेगा कि भाई लोग जो हैं वो तो खिलाफ हो जाएंगे ना। 1824 से लेके 30 तक इसकी पॉलिसीज, हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की बात है, समझ आ जाती कि बहुत ज्यादा जो है वो मॉडरेट्स को भी और रिपब्लिक वाले भी ये मिल गए आपस में कि यार इससे तो जान छुड़ाओ। सही है जी। तो इसके खिलाफ जो डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट हुए उनको फिर कहा जाता है जुलाई रेवोल्यूशन 1830। इसको हटना पड़ा किंगशिप से, ठीक है, जाना पड़ा सर। क्लियर है जी। और नेक्स्ट जो है वो फिर आपका जो किंग बना उसका नाम है फिर फिलिप, लुई फिलिप, पूरा नाम लुई फिलिप। रिश्तेदार है इसी का, ऊपर वाले किंग। तो एक किंग गया दूसरा आ गया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो किंग गया ना जी, इसकी एस्पायरेशन क्या थी? दोबारा से स्ट्रॉन्ग किंग होना चाहिए, नो पार्लियामेंट, किसी पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है फ्रांस को। सो अगर फ्रांस इसी के कहने पे चलता रहता तो फिर 1789 से ऑनवर्ड जितनी जद्दोजहद है फ्रांस में सब कूड़े के ढेर में चली जानी। ठीक है जी, क्लियर है। और ये जो नया किंग आया फिर ये एक मॉडरेट आदमी था, रिश्तेदार यही का खानदान का ही बंदा, लेकिन ये जरा मॉडरेट आदमी। सो किंग को किंग ने रिप्लेस किया, लेकिन उसकी जो एस्पिरेशन हैं वो हमेशा के लिए दम तोड़ दी ना जी। लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने इसको अपनी इंडिपेंडेंस की हैसियत से सेलिब्रेट किया कि ये हमारी एक तरह से सेकंड इंडिपेंडेंस है। सही है जी। अब जब ये इनकलाब आ गया तो इसका फिर इम्पैक्ट पूरे यूरोप में, ठीक है जी। क्या स्लोगन जो इसके साथ जुड़ा ना, इस इनकलाब के साथ, वो था इंडिपेंडेंस। 1924 से 30 के हुक्मरान ने प्रेस पे भी सेंसरशिप लगा दी है, हमारी तमाम तरह की आज़ादियां सलब कर ली। सो एक तरह से ये हमारी आज़ादी। तो जो यूरोप में भी इसका इम्पैक्ट हुआ वो यही हुआ कि जहां जहां पीपल, उन पर उनका किंग अगर कोई जुल्म कर रहा है या उन पीपल पर कोई एक्सटर्नल कंट्री अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रही है,
जैसा कि हुआ। अगर आप तसल्ली से डिटेल में पढ़ें, कांग्रेस ऑफ वियना को 1814 से 15, तो यूरोप में ऐसे कई इलाके थे जिनको ना रूलर दिया गया, ना उनको इंडिपेंडेंस दी गई, बल्कि उनको नियर बाय की पावरफुल स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में दे दिया गया। सबसे बड़ी एग्जांपल तो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में कौन से इलाके दे दिए थे जी? जर्मैनिक स्टेट्स के इलाके, यार कोई है भी या मैं बस आसमानों से बातें कर रहा हूँ? है भाई? ओके ओके, ठीक हो, ठीक है। मुझे लगा मैं आसमानों से बातें कर रहा हूँ। तो यूरोप में फिर ऐसी जगहों पर सर थोड़ा आहिस्ता हो सके, इससे और आहिस्ता क्या करूंगा, मजा नहीं आएगा। जी अब जनाब इशू ये कि ऐसे तमाम एरिया जहां रूलर नहीं लगाए गए, जहां इंडिपेंडेंस नहीं दी गई थी, तो वहां पर अब आज़ादियों की तहरीकें क्यों? क्योंकि 1830 में जो फ्रांस में हुआ उसका स्लोगन क्या था? हम आज़ादी, या एक किस्म की हमारी आज़ादी है। सही? हमें आज़ादी के लिए काम करना। ये सबसे बड़ा काम बेल्जियम के साथ हुआ था। यूरोप, बेल्जियम 1814 15 की डेवलपमेंट्स में इसको हॉलैंड के कंट्रोल में दे दिया गया, अंडर दी कंट्रोल ऑफ हॉलैंड, वो दे दिया। तो बेल्जियम वाले इसको कभी पसंद नहीं करते थे कि ये हमारे साथ क्या हो। वो हमेशा उनकी यही कोशिश होती थी कि हम आज़ाद हों, हम आज़ाद। 1830 में जो फ्रांस में हुआ उसका सबसे पहला इम्पैक्ट बेल्जियम में, सबसे पहले। और अगर आप देखें ना इसकी इंडिपेंडेंस जो बेल्जियम की, तो ये 1831 इसकी इंडिपेंडेंस होती है। थोड़े अरसे के लिए, यानी आप पहले इसकी अपनी नजर आ, और फिर यानी 1831 बॉर्डर इसको ऑटोनॉमी, और फिर इंडिपेंडेंस। समझा रही? फिर उसके बाद जर्मन एरियाज, जर्मन एरियाज में याद आपको 39 स्टेट्स किसके कंट्रोल में दे दी गई थी? ऑस्ट्रिया। तो इनमें सारी में तो नहीं, कुछ 4-5 स्टेट्स में ये जोशो जुनून, ये जज्बा चढ़ा कि हम भी इंडिपेंडेंट हो गए। सही? सैक्सनी, हनोवर, ऐसे ऐसी कुछ स्टेट्स कि जिनका उनको हुआ कि हम भी आज़ाद हो, लेकिन ये इलाके थे सारे मेटरनिक के कंट्रोल में, अगर याद हुआ।
तो मेटरनिक ने यहाँ पे प्रेस कर दिया, सप्रेस कर, यहाँ कामयाब नहीं उसका, लेकिन रिएक्शन तो नजर आया। सही। फिर इटली के एरियाज, इटली के याद है लोगों की, पीपल की तो बड़ी ख्वाहिश थी कि हमें 1814-15 में ही यूनाइट कर दिया जाए, एक इटली बना दिया जाए, लेकिन नहीं बनाया गया, याद है। तो यहां पर भी 2-3 स्टेट्स ने कोशिश की कि हम जो ऑस्ट्रिया का हमारे पे इन्फ्लुएंस है उससे हम निकल जाएं, लेकिन यहाँ पे भी दबा दिया गया, लेकिन रिएक्शन तो नजर आया। सही। तो ये कुछ चीता चीता रिएक्शन जो हमें यूरोप में नजर आए 1830 के फ्रांस में होने वाली डेवलपमेंट, जिसमें सबसे बड़ा तो बेल्जियम का रिएक्शन। अब 1830 से 48 का फ्रांस कैसे चला, क्योंकि जैसे चला, इसी लुई फिलिप, इस दौर में यही किंग है, 18 साल यही किंग रहा है। इसकी 18 साल की लीडरशिप के एंड में फिर हम देखते हैं कि जनाब अगला रेवोल्यूशन जो हुआ 1848 में, लुई फिलिप को हटा दिया गया, किंग नहीं रहा। सही। सो क्योंकि ये किंग नहीं रहा, तो इसके खिलाफ क्या हुआ कि उसका भी इंपैक्ट यूरोप में नजर आया। तो आप जरा इसको देखिए, लुई फिलिप, इसकी बड़ी एस्पिरेशंस थी कि फ्रांस को हमने ग्रेट बनाना है, वंस अगेन अजीम कौम बनाना है फ्रांस को दोबारा। उसके लिए फॉरेन अफेयर्स में फ्रांस की वही प्रेजेंस होनी चाहिए जो प्री 1789 यूरोप में मौजूद थी। इसकी भी वही ख्वाहिश थी कि यूरोप के मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ रूलर्स का इशू है, वहाँ पर प्रो फ्रांस रूलर्स लगने चाहिए। डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में कोई इशू नहीं है, डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में बेहतरीन चल रहा है फ्रांस, फ्रांस के अंदर इसने किसी किस्म की सख्ती नहीं की, कोई इशू नहीं है। इस बेचारे को इसकी फॉरेन पॉलिसी मरवा, ऐसे कुछ वाकयात हुए कि जिसकी वजह से इसका इमेज एज रूलर वो खत्म हो गया। सही। मसलन इसकी जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज है ना 1830 से 1848 तक, वो एक एक करके बेड़ा गर्क की हुआ थी। मसलन ये चाहता था कि बेल्जियम आज़ाद हो, तो हुआ बेल्जियम आज़ाद, तो ये तो सक्सेस है। लेकिन साथ ये चाहता था कि बेल्जियम आज़ाद होने के बाद फ्रांस का इन्फ्लुएंस हो जाएगा ना, क्योंकि बेल्जियम को इसने बड़ा सपोर्ट किया अपने पहले साल में आते साल अगेंस्ट हॉलैंड। लेकिन हुआ क्या कि बेल्जियम में इन्फ्लुएंस यूके का बना, सारी हमने ऑपरेशन की, सारा काम किया, लेकिन बेल्जियम यूके के साथ मिले, तो ये एक फेलियर। सही जी। फिर स्पेन में बड़ा
स्पेन को मलका थी, स्पेन दोनों या, और लुई फिलिप चाहता था कि उसके दोनों बेटे, अगर हो जाएगी तो फ्रांस का इन्फ्लुएंस स्पेन में एक्सरसाइज हो जाएगा। लो जी, इनकी बातें भी पक्की हो गई, आमीन भी हो गई, लेकिन बड़ा टाइमली इन्हें इन्वॉल्व। छोट मलाई बंद कर तू नाला स्विट्जरलैंड को पुराना मुल्क नहीं था। स्विट्जरलैंड 1815 कितनी में ही मारा बना था, कांग्रेस ऑफ वियना के टाइम पे इसको स्टैब्लिश किया गया। ठीक है जी। सो इसका ख्याल था कि हमें फ्रांस को स्विट्जरलैंड की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना चाहिए, वहां पर रिफॉर्म्स लानी चाहिए, क्योंकि वहां रिफॉर्म्स नहीं है, साथ नहीं है। ने काम शुरू किया, यहाँ भी इसको यूके इसके सामने, यूके ने सारी मेजर पावर्स को इकट्ठा किया कि खबरदार कोई भी स्विट्जरलैंड के मामलात में मुदाखलत ना करे। तेज कर बला सब दिन ले आना है और वो पाँच दिन आना है ऐसा सब दिन में पैसा उन्हें के दिसे कितने है ले को ना तो को मदद नहीं मिलना आजकल
रिपब्लिक का इलेक्शन हुआ और रिपब्लिक के इलेक्शन से नेपोलियन III प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस बना। तो इसको भी फिर ये रेवोल्यूशन शुमार कर दिया। अब क्या रेवोल्यूशन हुआ कि हमने निजाम तब्दील कर दिया, बदल दिया। असल में रिपब्लिक ही है फ्रेंच रेवोल्यूशन की बुनियाद। तो हमने जमहूर कायम कर दिया। अब हमारा रूलर लोगों के इलेक्शन से आएगा। हमने जमहूर एस्टैब्लिश कर दिया। फिर तब्दीली आई। अब इस तब्दीली का इम्पैक्ट भी यूरोप में, इस पे भी रिएक्शन देख लेते हैं। इसका रिएक्शन, इसका इम्पैक्ट यूरोप, सही है। अब आपको अगर याद हो कि 1815 से 1848 को ही आप कहते हैं कि यूरोप में ये क्या था, मेटरनिक सिस्टम। क्या था? कोई हम रेवोल्यूशन नहीं आने देंगे, कोई चेंज नहीं आने देंगे, किंग्स ही मुल्कों को चलाएं। किंग्स के अंडर थोड़ी बहुत जमहूरियत अगर है तो ठीक है, लेकिन किंग्स ही होने चाहिए। कोई रिपब्लिक नहीं बनने देनी हमने, जमहूर नहीं आने देना, किंग ही होंगे, मोनार्की होगी, ऐसा ही है। सो 1830 में तो जहां जहां ऑस्ट्रिया के इन्फ्लुएंस के इलाके थे, वहां वहां तो मेटरनिख ने दबा दिया, इनकलाब को सप्रेस कर दिया। लेकिन 1840s इसमें जो उठने वाला उबाल है, ये बड़ा खतरनाक है। और फिर एक पूरी निजाम की तब्दीली फ्रांस में 1848 में होती नजर आ। सो इलाके कौन से? वही जहां पे पहले कामयाब नहीं हुआ, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल के जो इलाके, उनमें जर्मन एरियाज भी याद, और उनमें कुछ इटालियन एरियाज भी। इन्हीं में आग लगेगी, क्योंकि बेल्जियम तो हो गया था पहले आजाद। हॉलैंड अपना काम कर रहा है, बेल्जियम अपना काम कर रहा है। तो असल तो फिर ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में जो इलाके हैं, उन्हीं में रिएक्शन ज्यादा होना ना, सही है। तो हम देखते हैं कि ऐसा ही हुआ। इन्हीं दो इलाकों में हमें जो है वो फिर रिवॉल्ट्स होती नजर आ रही। जर्मन एरियाज एंड इटालियन एरियाज, लेकिन कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हुए, सक्सेसफुल नहीं हुए, ना जर्मन एरियाज में ना इटालियन एरियाज। कामयाब नहीं हुए कि आप जनाब रिपब्लिक बन गए हो, आपने आजादी हासिल कर ली हो, कहीं पर कामयाबी नहीं हुई। प्रेस फिर भी सप्रेस, अब सॉरी, सप्रेस हो गए, कर दिए गए सप्रेस। फिर सवाल ही पैदा होता है कि 1848 में मेटरनिख रिजाइन करके ऑस्ट्रिया छोड़ के यूके जाके क्यों सेटल हो गए? क्या वजह बनी? तो असल में हुआ ये है। अच्छा, इनकी सक्सेस क्यों नहीं हो सकी? एक तो मेटरनिख ने का इन्फ्लुएंस, प्लस इनकी अपनी वीकनेस। इनके पास लीडरशिप की कमी थी, ख्वाब था लेकिन लीडरशिप के इशू थे, ये इनकी वजूहत। लेकिन मेटरनिख क्यों रिजाइन कर? इसके लिए अब ऑस्ट्रिया को देखते हैं। ऑस्ट्रिया एज एन एम्पायर, इसमें भी तो मुख्तलिफ हिस्से थे ना यार। एक हिस्सा ऑस्ट्रिया ही था, ऑस्ट्रिया के रहने वाले, एक थे हंगरी वाले, ऐसा ही है, एक थे स्लाव,
पीपल और एक थे चेक पीपल, चेकोस्लोवाकिया में। यही मेटरनिक सिस्टम था ना, ऑस्ट्रिया की फौजें हंगरी में, हंगरी की फौजें स्लाविया में, स्लाव एरियाज में, स्लाव एरिया की फौजें चेक रिपब्लिक, चेक सॉरी एरिया, चेक एरियाज की फौजें ऑस्ट्रिया में, ताकि गोली चलाने में कोई मसला ना हो। याद है लेक्चर वाला? तो यहां पर भी इशू बना, असल इशू यहीं पे बना जिसकी वजह से उसको रिजाइन करना पड़ा। इसमें सबसे पहले हंगरी, हंगरी में एक लीडर इस दौर में डेवलप हुआ जिसका नाम है लुई कोसत। लुई कोसत की लीडरशिप में हंगरी ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, इंडिपेंडेंट हो गया अंडर लुई कोसत हंगरी। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, सही है। इसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और साथ ही ऑस्ट्रिया में लेबर क्लास, आम मजदूर तबका, इसने प्रोटेस्ट शुरू कर दी, डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू कर दी। इन प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन और इस लुई कोसत की इंडिपेंडेंस की वजह से मेटरनिक को रिजाइन करना पड़ा। यहां कोई ऐसा ये इनकी कहानी जरा डिफरेंट है, समझ आ रही? लेकिन ये हंगरी की इंडिपेंडेंस बड़ी शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने फिर हेल्प ली रशिया से। रशिया ने इन्वेड किया हंगरी में और हंगरी दोबारा ऑस्ट्रिया में शामिल करवा दिया, शॉर्ट लिव्ड। लेकिन जो एक पूरे का पूरा वो डेवलप हुआ ना, क्या कहते हैं, एकदम प्रोटेस्ट डेवलप हुए, उसकी वजह से प्रॉब्लम। चेक एरियाज में भी बातें हुई, लेकिन चेक एरियाज में रिफॉर्म्स की बातें हुई, हमें रिफॉर्म्स दो, आइन दो, रिफॉर्म्स दो, इस तरह की बात। लेकिन हम लार्जली देखें तो कोई भी प्रॉपर इंडिपेंडेंस नहीं हुई, लेकिन प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुआ। 1848 सही है। और जो कुछ फौरन नहीं हो सका वो आगे चल के होगा। एनीवे, ये तो हो गए दो बेसिक जो रेवोल्यूशन और उनके रिएक्शन यूरोप में। अब कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों जो है वो रेवोल्यूशन की, कंपैरिजन रिपोर्ट्स, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। दोनों रेवोल्यूशंस में कॉमन है कि इनकी बिगनिंग फ्रांस से हुई, सही है। दोनों में कॉमन है कि इनकी बिगनिंग फ्रांस से हुई। लेकिन अदर देन दिस, इनमें फिर हमें कंट्रास्ट के सफेद ज्यादा नजर आती है। 1830s का जो यूं बनाना चाहिए, 1830s यानी 1830 और 1848। 1830 का जो रेवोल्यूशन है उसमें ज्यादा हमें सिविल लिबर्टीज, फ्रीडम्स, आजादियां, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सिविल लिबर्टीज, ये बुनियाद नजर आती है। जबकि 1848 में हमें फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशंस या सिस्टम रिप्लेस करने की बात नजर आ रही है बुनियादी तौर पर।
1830 का रेवोल्यूशन कॉन्टिन्यूटी इसमें नजर आती है। एक किंग रिप्लेस हुआ तो दूसरा किंग आ गया, एक कॉन्टिन्यूटी नजर आती है। रेवोल्यूशन भी है लेकिन कॉन्टिन्यूटी है। 1848 में हमें चेंज नजर आती है, रिपब्लिक बन गया ना फ्रांस। कॉन्टिन्यूटी नहीं है, चेंज। सही है। यूरोप के लेवल पर 1830 का जो इम्पैक्ट है, ये लोगों की राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन यूरोप में, इसलिए हमें इमोशंस एरप्ट होते नजर आती है। इसकी एक बड़ी एग्जांपल बेल्जियम। 1848 में हमें हंगरी में तो ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का स्लोगन नजर आता है, बट अदर एरियाज में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। अदर एरियाज में यूनिटी कि आओ सारे जर्मन एक हो जाओ, आओ सारे इटालियंस एक हो जाओ, ये होता नजर आता है। अदर देन हंगरी, और वो भी शॉर्ट लिव्ड रही। 1830s के रेवोल्यूशन का जो रिएक्शन है, उसमें यूके की इन्वॉल्वमेंट हमें बहुत ज्यादा नजर आती है। यूरोप की, उसने सपोर्ट किया इनकलाब। लेकिन 1848 की जो प्रोटेस्ट्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन है, वो हमें नजर आता है उस पर यूके की साइलेंस है। उसकी वजह यह है कि 1833 में 1833 पहला रेवोल्यूशन खत्म हुआ ना, तो उसके बाद जब तब्दीलियां हो रही हैं तो यार ये क्या हो गया। तो मेटरनिख ने ना इनको जरा समझाया सारों को कि यार बस करो, ज्यादा जो है ना वो ये वाले काम ना करो। तो हमें 1833 में ट्रीटी ऑफ बर्लिन मिलती है, जिसमें तमाम बड़ी पावर्स ने कहा कि आइंदा के बाद इस तरह के रिएक्शन और चेंज को ना कोई खुलेआम सपोर्ट नहीं करेगा, यार मेहरबानी करो, ठीक है। तो यूके को नजर आया कि सारी यूरोप की पावर तो इकट्ठी हो रही है इस बात पे, मैं अकेला हूं तो यूके खामोश। फिर यहाँ पे यूके की खामोशी नजर आती है। सही। फिर उसके बाद 1830 के रेवोल्यूशन, इनका इमीडिएट रिस्पॉन्स नजर आता है, बस दैट्स इट। इनका कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस नजर नहीं आते। सही। 1848 के रेवोल्यूशन, इमीडिएट रिस्पॉन्स, तो हंगरी में थोड़ी देर के लिए आजादी मिली फिर खत्म होगी, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स नजर नहीं आता, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस नजर आते। यानी आगे चल के इटली के इलाके यूनिफाई हुए, जर्मन एरियाज यूनिफाई हुए। 1860s में ये काम दोनों तरफ हुआ। 1861 में जर्मन और इटली की यूनिफिकेशन होगी, कुछ इलाके बाद में मिल गए, और 1871 में जर्मनी की होगी। सनी फौरन नहीं हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें कॉन्सिक्वेंसेस नजर आते हैं। 1830 से यूरोपियन जो स्टेटस को का सिस्टम था इन द फॉर्म ऑफ मेटरनिक सिस्टम,
इसको कोई बड़ा नो मेजर थ्रेट या चैलेंज इसको नहीं हुआ, लेकिन 1848 से मेटरनिक सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए यूरोप में एंड हो गया। और आखिरी बात, 1830 के रेवोल्यूशन, अदर देन बेल्जियम, बेल्जियम के अलावा पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की वेव डेवलप नहीं हो सकी ज्यादा। 1848 से नेशनलिज्म की ऐसी वेव डेवलप हुई जिसमें इटली भी यूनिफाई, जर्मनी भी यूनिफाई, और खास तौर पे फिर बल्कान के छोटे छोटे इलाके, रोमानिया, बल्गारिया एक्सेट्रा, यहां पर नेशनलिज्म की वेव ज्यादा बढ़ी। सो ये इनका कंपैरिजन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें इन दोनों रेवोल्यूशन के कंपैरिजन कहानियां पूछ सकता है। जाहिर है वो फिर हमने ऐसे सवाल में भी 1830 के रेवोल्यूशन को थोड़ा सा और थोड़ा सा 1848 के रेवोल्यूशन को बता के फिर कंपैरिजन की हमने कहानियां बताई। अब आपको लग रहा होगा कि ऊपर वाले सारे पॉइंट्स तो समझ आ रहे हैं, ठीक है, उनको तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आखिरी पॉइंट ये बस एक लाइन लिख देंगे, नहीं। अभी जब हम आगे लेक्चर में जाएंगे ना, इटली की यूनिफिकेशन, जर्मनी की यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर बल्कान के इश्यूज को पढ़ेंगे, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो ऑटोमेटिकली ये हेडर हमारा फिर 4-5 लाइनों में चला जाएगा। तो उसको एक आधा लेक्चर जरा इंतजार फरमा लें, तो ये खुद बहुत क्लियर होगी। बाकी सारे पॉइंट्स इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको मैंने पहले बेसिक फैक्ट्स उसके बता दिए। सो ये है कि सारा जो इस इसके बाद फिर आगे जो बड़ा टॉपिक है वो फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और ये बल्कान के इश्यूज 19th सेंचुरी के, जिसको कहते हैं ईस्टर्न क्वेश्चन, मशरकी सवाल। तो एक आधा लेक्चर हमारा इटालियन यूनिफिकेशन पे चला जाएगा, एक आधा जर्मन पे, और एक आधा हमारा बल्कान पे। सही है, क्लियर है। काशी वजीर साहब ने गंदी सी बात की है। ओके जी, फिर कल मुलाकात होती है। हाँ जी करेंगे, सारे इजम्स करेंगे, लेकिन एक दफा ये पॉलिटिकल हिस्ट्री सारी कवर हो जाए, फिर उसके बाद इजम्स को करना जरा आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। ये सारे इजम्स जुड़े हुए हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ। ओके जी, फिर टेक केयर, कल मुलाकात होगी।